नमस्कार। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। दरअसल सपा सुप्रीमो ने एक कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर के अंदर किसी दल की आत्मा घुसने और झाड़ फूंक कराने की बात कही थी और उसी बयान पर ओपी राजभर ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो अगर वो झाड़ फूंक पर विश्वास करता है तो हम समझते हैं कि ये उसके दिमाग का दिवालियापन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज सभी विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के खिलाफत कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पिछड़े समाज के सभी अति पिछड़े दलित लोग हैं और इनकी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। जब हम सदन के अंदर अति पिछड़ों पर सवाल खड़ा करते हैं तो उस समय कोई नहीं बोलता। विपक्षी जब सत्ता में आते हैं तो बोल बदल जाते हैं। लगातार ओपी राजभर और अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है और इससे ये साफ जाहिर होने लगा है कि सपा और सुभाषपा की काफी दूरियां जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। कहां तक ये सच है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी मौजूद हैं। हम आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ भाजपा से जैनेन्द्र प्रताप सिंह आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। भाजपा से शिवेंद्र सिंह आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक पांडे जी। जी बोलिए। जी 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 विवेक पांडे जी, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ओपी राजभर एक और बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ पलटवार भी किया, क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज के सभी अति दलित लोग हैं और इनकी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से झाड़ फूंक वाला बयान अखिलेश यादव ने दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो पूरे मंच को सहृदय बहुत धन्यवाद जी देते जी हुए अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखता हूं मैं। ओपी राजभर जी, देखिए, एक परिपक्व नेता के रूप में मैं उनको देखता हूं आज भी। हम्म बयानबाजियों का जो दौर है, ये राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक शब्दावली को अर्थ के मायने से देखना मुझे लगता है थोड़ा सा अपरिपक्व राजनीति का परिचय हो जाएगा। ओपी राजभर जी इस समय अपनी जमीनी धरती को तलाश रहे हैं राजनीतिक, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक धरती होती है ये हमेशा अवसरवादिता के गलियारों से गुजरती है। तो मुझे लगता है इन बयानों को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। और रही बात झाड़ फूंक, ये किस आक्षेप में या किस संदर्भ में कहा जाता है? जैसे गांव में प्रचलित लोकोक्तियां होती हैं, परिवार में लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को नजर लग जाए तो उसकी नजर उतारी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी हो, ये सामान्य भाषा शैली का एक प्रतीक है। इसमें अगर आप राजनीतिक अर्थ ढूंढने निकलेंगे तो यकीन मानिए ये क्षीर सागर के समंदर की तरह आप इसमें अर्थों को ही ढूंढते रह जाएंगे। और रही बात, ठीक है, ओपी राजभर जी इस समय थोड़ा सा मतलब हतोत्साहित नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन एक है कि वो थोड़ा सा ऐसे मोड में आ चुके हैं कि मतलब उनको अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कल तक वो विपक्ष की बात करते थे, आज वो विपक्ष उनका सारथी बनेगा। कल तक वो ओबीसी की या पिछड़ों की बात करते थे, आज जिस तरह से पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ लगातार बेरोजगारी को लेकर के, चाहे महंगाई को लेकर के इस तरीके के मौके सामने आ रहे हैं, तो अब ओपी राजभर जी को तय करना है कि वो किन राजनीतिक विषयों को उठाएंगे, किस दल के सामने उठाएंगे, सदन का हिस्सा बनेंगे, विपक्ष का हिस्सा बनेंगे कि राजनीतिक दल का हिस्सा बनेंगे। अब दुविधा उनके सामने है, तो तय वही करें। मुझे लगता है जैनेन्द्र भाई बैठे हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। ठीक है विवेक पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से ये बात कही गई है कि ओपी राजभर के अंदर किसी दल की आत्मा घुसने और झाड़ फूंक कराने की बात है, और इसी पर जिस तरीके से राजभर अब ये बात कह रहे हैं कि सपा सुप्रीमो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो अगर वो झाड़ फूंक पर विश्वास करता है तो हम समझते हैं कि ये उसके दिमाग का दिवालियापन है। कहीं ना कहीं एक वाक्य में इसका जवाब दे देता हूं। आज नाग पंचमी है और मुझे लगता है कि मंदिरों के बाहर मीडिया के कैमरे लेके खड़े हो जाएं मीडिया वाले और देख लें कि कितने पढ़े लिखे लोग आज नाग पंचमी के पावन पर्व पे नाग देवता की पूजा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी मानसिक दिवालियापन होगा फिर। ये तो भारत की सनातन परंपरा है कि लोकोक्तियां और इस तरह के जो तर्क हैं वो तो हमें विरासत में मिलते हैं। सनातन के कई भाषा शैली ऐसी है जिसमें कि ये सारी बातें आती हैं। अब मैं इस बात को डिबेट को लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, वरना यहाँ तो साइंस और पैरा साइंस, जैसे आपने एक शब्द देता हूं कि जैसे तंत्र मंत्र की बात करिए, चाहे पैरासाइंस की बात करिए, तो ये तो
आप आज तक ज्वाला जी को साबित सत्य झुटला नहीं पाए। भाई कई कई बातें ऐसी हैं जो साइंस से होकर के गुजरती हैं, लेकिन साइंस से गुजरते हुए उनको राजनीतिक गलियारों से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा अपना तर्क है ये। और आज देखिए नागपंचमी है, नागपंचमी के पावन पर्व पे पहले तो मैं उन राजनीतिक जहरीले आस्तीन के सांपों को भी, जो कि मुझे लगता है महाराष्ट्र में देखा ही आपने बखूबी किस तरह से राजनीतिक गलियारों में आस्तीन के सांप बैठ करके अपने ही सिद्धांतवादी राजनीतिक दलों को डसने का प्रयास करते हैं। और उस विपक्ष को भी मैं बधाई दूंगा जो कि लोकतांत्रिक नंदी की तरह, शिव गणों की तरह से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बराबर दानवों से युद्ध लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी जैनेंद्र भाई बैठे हैं, जैनेंद्र भाई अपनी पार्टी का पक्ष रख के ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए आलोचना और आलोचनाओं की वजह से ही आज हम इस दौर पे हैं कि जहां पे इस तरह के राजनीतिक दल जो स्वयं को मजबूती से स्थापित कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा में है कि मुझे लगता है कि अभी भी उनको विचार और मंथन करना चाहिए, क्योंकि आप पिछड़ों के अच्छे नेता माने जाते हैं। सदन में आप विपक्ष में रह करके मजबूती से आवाज उठा सकते थे और राजनीतिक आत्मचिंतन आत्ममंथन करते हुए मुझे लगता है कि अपने निर्णय पे दोबारा सोचना चाहिए। जी ठीक है विवेक पांडे जी। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से अब देख रही है सुभाषपा, क्योंकि ये बात जब अखिलेश यादव ने कही कि ओपी राजभर के अंदर किसी दल की आत्मा घुसी है, किस तरीके से अब सुभाषपा इसको देख रही है? देखिए, इसमें देखना क्या है, आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में अगर कोई झाड़ फूंक जादू टोने की बात, आत्मा परमात्मा की बात करता है तो वो परमात्मा की नहीं आत्मा की बात करता है, तो वो एक गलत अर्थ में ले जाते हैं लोग और ये बुरा लगता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उनको कुछ कहना था, ऑस्ट्रेलिया में अगर पढ़ के आए हैं तो कम से कम कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बातें की होती तो शायद बेहतर होता, लेकिन वो अभी भी वही पिछले जमाने में जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, हमारे नेता जब भी बात करते हैं वो अति पिछड़ों, अति दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचित छोटे समाज की, तो पूरा विपक्ष एक साथ उनके खिलाफ हो जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने ही वो उनके कहने पर ही एक समिति बनाई गई थी, राघवेंद्र समिति, जो पिछड़ा वर्ग में 3 भागों में विभाजित आरक्षण को करना था। अब उसके ऊपर सदन में बोलते थे, एक भी पक्ष का या विपक्ष का नेता इस बात को नहीं उठाता था और दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में ही अति पिछड़ों, अति दलितों के नेता मौजूद थे। अभी राजभर समाज को एसटी में डालने के लिए हाई कोर्ट ने 2 महीने पहले संज्ञान लिया था मार्च में, और उसने 2 महीने का समय दिया था कि आप 2 महीने में एसटी वर्ग में शामिल करिए सभी राजभर जातियों को। तो उसके लिए हमारे नेता जब सदन में आवाज उठाते हैं तो एक भी दोनों पार्टियों में शामिल, तीनों पार्टियों में शामिल राजभर नेता उनकी सुर में सुर नहीं मिलाता है, बल्कि उनकी काट करने के लिए टूट पड़ता है। तो अब इतने लोग जब दुश्मन हैं तो एक और दुश्मन सही, उससे मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जो काम भाजपा और सपा आज कर रही है, रथ यात्रा का और हर जिले में जाने का, वो तो हमने 18 अप्रैल से शुरू कर दिया था। 18 अप्रैल से सभी जिलों में हमारी कार्यकर्ता स्तर से लेके ब्लॉक प्रमुख या महानगर या विधानसभा या मंडल की रोज मीटिंग हो रही है। आज भी हमारी 12-13 मीटिंग हो रही है। पिछले 2.5-3 महीने से ये कार्यक्रम जारी है और अनवरत रूप से चल रहा है। हम खुद को और मजबूत कर रहे हैं, अगले लोकसभा चुनाव में वो सभी को दिखाई देगा। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे सपा और भाजपा और बसपा आपस में लड़ेंगी आगे आने वाले समय में, तो वो भी हमें दिखाई देगा। जी जी ठीक है, ठीक है जैनेंद्र प्रताप सिंह जी। शिवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए भाजपा से। शिवेंद्र सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रणाम। की आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? जी शिवेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। शिवेंद्र सिंह जी, अब आप भी देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा राजनीति में जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं। बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। लगातार कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं, कभी सुभाषपा की तरफ से बयान आते हैं। लेकिन ये सब जो चल रहा है इस वक्त राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी को कितना इससे फायदा मिलने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में जरूर देखा जाता है कि जब बयानबाजी होने लगती है, जब एक दूसरे पर कटाक्ष किया जाता है, तब दूसरी पार्टीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगता है। और देखा भी कि जब Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई, उसके बाद से ही ये भी बताया गया कि कहीं ना कहीं अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए ओपी राजभर कहीं ना कहीं करीब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और बीजेपी पर भी लगातार सवाल उठे हैं शिवेंद्र सिंह जी कि आखिर क्यों ओपी राजभर को इतना बीजेपी सपोर्ट कर रही है?
शिवेंद्र सिंह जी। देखिए, एक चीज है जो आपने कही, राजनीतिक फायदा, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति सत्ता एवं शासन के लिए नहीं करती है। व्यवस्था परिवर्तन हमारे लिए राजनीति का माध्यम मात्र है और हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में जो कोई भी हमारा सहयोगी बनना चाहता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। पूर्व में हमने सबका स्वागत किया है, सबने साथ में काम किया है, तो कोई राजनीतिक फायदे के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। रही बयानबाजी की बात, तो देखिए, निश्चित रूप से जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो बड़े विचार के साथ, बड़े मन के साथ राजनीति करना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी के साथ क्या है, वो मतलब मैंने देखा कि ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो हाथ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, हाथी से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। और अगर मैं अखिलेश जी के लिए कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में कि अखिलेश जी अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और अंधविश्वासी। प्रमाण है मेरे पास। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, नोएडा जाने की बात आई तो उनके इन्हीं लोगों ने कहा होगा कि जो नोएडा जाता है, इसका वीडियो भी आज तक में योगी जी का पड़ा हुआ है, अखिलेश जी का पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्रमाण की बात मैं कर रहा हूँ। तो नोएडा जाने की बात आई तो अखिलेश जी ने कहा कि वो आप, चित्रा जी ने उनसे पूछा कि आप नोएडा क्यों नहीं गए, तो बोले कि वो जो नोएडा जाता है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता और वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। यानी कुर्सी के लिए जनता नोएडा की मर रही है, पिस रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं था, जनता से उनको कोई प्रेम नहीं था। हमारी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। लेकिन वहीं उस मिथ्या को, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, उस अंधविश्वास को तोड़ते हुए, विश्वास को जगाते हुए, जनता के प्रति जो विश्वास है उसको जगाते हुए योगी जी नोएडा जाते हैं। दोबारा उनका कार्यकाल भी पूरा होता है और विवेक पांडे जी दोबारा से उनकी सरकार भी बनती है। ठीक है शिवेंद्र सिंह जी, विवेक पांडे जी। जी विवेक पांडे जी। और भाजपा के लालू पूरी बात सुन लीजिए। बिहार की राजनीति में हमें मैं शांत बैठा था। ठीक है, दूसरी बात तो ठीक है, पर ये बयान कर रहे हैं। मैं पहली बार राजभर जी से पूर्णतः सहमत हूं। आप इस प्रकार का विश्वास, तंत्र मंत्र, इन सब की बातें करना, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, मेरे भाई साहब भी अभी बता रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। आप जब भारत में हम लोग वेद शास्त्रों की बात करते थे, उसमें प्रेत योनि की बात करते थे, तब आप कहते थे कि ये पाखंड है। अखिलेश जी कहते थे ये सब पाखंड है, राम काल्पनिक, ऐसी भी बातें इस देश में कही गई। लेकिन क्या, अब मैं अखिलेश जी से भी मेरा प्रश्न रहेगा, क्या जिस यूनिवर्सिटी से ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आ रहे हैं वहां भी तंत्र मंत्र विद्या पढ़ाई जाती थी, उनको सिखाई जाती थी? तो फिर ये उन पर कैसे विश्वास करते? तो दोहरा चरित्र राजनीति करने आए हैं स्वतंत्र रूप से। और जो दल की बात कही, इन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दूं, इन्होंने एक चीज और कही कि राजभर जी के अंदर कोई दल की आत्मा प्रवेश कर गई है। हमारे आत्मा की मान्यता क्या है? जो मृत हो जाता है उसके बाद आत्मा बनती है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दल की ओर ये इशारा कर रहे हैं, आज वह दल विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और मैं तो कहता हूं अगर संख्या के हिसाब से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता है। और वहीं अगर इनके दल की बात करें तो इनका दल वास्तव में मरासन स्थिति में है आज। ठीक है शिवेंद्र सिंह जी, ठीक है। वो किस तर्क में अखिलेश यादव ने कहा, जी ठीक है, किस तर्क में अखिलेश यादव ने ये बात कही है, तर्क मंत्र ये जो, ठीक है, दल की चर्चा करते हैं। ठीक है शिवेंद्र सिंह जी। विवेक पांडे जी। जी, मुझे थोड़ा सा हास्यप्रद इससे लगा क्योंकि शिवेंद्र जी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। बातों को देखिए, राजनीतिक बातों को रखने का तर्क भी लाजमी होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल है, इतना बड़ा दल है कि उत्तर प्रदेश के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक के किसी भी कार्यकाल में ये सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक होने से नहीं रोक पाए। और ये इतना बड़ा राजनीतिक दल है कि इनके दलों के लोग संलिप्त पाए जाते हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लेकर के काले धन तक के प्रकरण में। इतना बड़ा दल है ये कि इंपोर्टेड विधायकों और सांसदों के गायत्री प्रसाद को आप भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति पर आप आरोप नहीं लगा सकते। आप क्या गायत्री प्रसाद, आपके परिवार के लोगों सत्ता में बैठे और हतोत्साहित होने लगे सुनते ही। अरे सुन लीजिए महाराज, ठीक है, आपने की गायत्री प्रसाद की बात। अरे तो मैं पूछना चाहता हूं ना कि भाई चिन्मयानंद जी से लेकर के सेंगर तक का प्रकरण क्या भूल जाते हैं कि हाथरस भूल जाते हैं? मान्यता तो हिंदू धर्म में यह भी नहीं है कि किसी का दाह संस्कार अंधेरी रात में इस तरीके से कर दिया जाए, वो भी जबरन। तो आप संस्कारों की और धर्म की बात तो हमसे ना करिए। गुजरात से लेकर के जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में गोवंशों की
मृत्यु हो रही है। करपात्री महाराज जी ने, मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं कि करपात्री महाराज जी ने कांग्रेस को श्राप दिया था, जिसका कांग्रेस खामियाजा भुगत रही है। आज वही ब्रह्मलीन आत्मा भाजपा को भी श्राप दे रही होगी। इंपोर्टेड सांसद विधायकों से दूसरे राजनीतिक दलों के ला करके राजनीति करने वाले आज बताएंगे सबसे बड़े राजनीतिक दल है। बात पूरी आ जाने दीजिए। अरे फिर आप हतोत्साहित हो गए। सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, मैंने आपकी बीच में नहीं कहा। और रही बात, आप स्वयं तिलक धारण करके बताइए, बैठे हैं मंच के ऊपर मेरी तरफ, मैं तो पूछना चाह रहा हूं सनातन को आप क्या क्या कहेंगे? अगर योगी जी जा करके पहले अपना मुख्यमंत्री आवास शुद्धिकरण कराते हैं तो क्या उसको भी कहेंगे कि वो पिछड़ेपन का, मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक था? ये तो हिंदू संस्कारों में है। और हिंदू संस्कारों की अगर आप बात करेंगे तो आप आज शिव जी के एक पावन पर्व पे बैठे हैं। उद्दीश तंत्र से क्रियोडीश तंत्र से लेकर रावण संहिता से लेकर के मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे दूंगा जो सनातन ग्रंथ के रूप में विराजमान है, सनातन ग्रंथ के रूप में स्थापित किए गए हैं। तो आप सनातन की बातें ना करिए, तर्कों की बातें ना करिए। कारण बिहार की राजनीति में आप भूल गए शायद अपने ही पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल को, जिसने कहा था लालू यादव सत्ता चलाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। और यही आपकी प्रज्ञा ठाकुर, जिसने कहा था कि कोई तंत्र मंत्र करा रहा है ताकि इसीलिए भाजपा के बड़े नेताओं की मृत्यु हो रही है। तो ये ऐसे बहुत हल्के तर्कों से थोड़ा बचना चाहिए, मुझे लगता है। मैंने पहले ही ये बात कही थी, मैंने जैनेन्द्र भाई से भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के हल्के तर्क आएंगे, लेकिन बात पूरी हो जाए। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये लोकोक्तियां हैं और जो भी ग्राम परिवेश से आया होगा लोकोक्तियों से जुड़ा होगा। दिक्कत यह भाजपा के लोग गांव से तो जुड़े ही नहीं है। गांव रहते कहां हैं लोग? एसी कमरों में बैठना, एसी ऑफिस में बैठना, एसी कार्यालयों में बैठना। तो भाई बात तो सत्य है, आप गांव से जुड़ेंगे तब तो आप लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे, गांव की परंपराओं के बारे में जानेंगे, गांव के प्रचलन के बारे में। लेकिन चलिए बहरहाल इस विषय को छोड़ देते हैं। रही बात, आपने कहा कि हम जो हैं आज आप राजभर जी के साथ हैं, तो हम तो जानते ही थे कि आप राजभर जी के साथ हैं। आपने जिस तरह से वकालत की, जैनेन्द्र भाई बहुत सक्षम प्रवक्ता है, मुझे लगता नहीं था कि उनके लिए भी वकील की जरूरत पड़ेगी भाजपा के, लेकिन हम तो जानते ही थे कि आप राजभर जी के साथ है। और राजभर जी तो स्वयं तलाक मांग रहे थे बार बार, तो हमने तो उन्हें बस अनुमोदन किया कि भाई आपको सम्मान मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। मुझे लगता है राजनीतिक प्रवक्ताओं के अंदर एक चीज की कमी होती जा रही है, तर्कों के माध्यम से कम और आलोचनाओं के माध्यम से बातों को ज्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि आप दोनों मेरे मतलब उम्र के आसपास ही हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा तर्कों को तर्कपूर्ण तरीके से रखा जाए ताकि डिबेट की गंभीरता और वजन थोड़ा सा इसका मजबूत रहे। अन्यथा चिल्लाने वाले तो वैसे हर मीडिया चैनल पे बैठ करके आलोचनाओं से जुड़े ही रहते हैं। लेकिन यहां बात समझने वाली है। मैंने तो एक सवाल उठाया कि जैनेन्द्र भाई आप जवाब दीजिए, कल तक जिस मुद्दों को लेकर के आप विपक्ष में लड़ाई करते थे, लड़ते थे, क्या आज अगर भाजपा के साथ आप ठीक है विवेक पांडे जी, आज अगर बसपा के साथ जाते हैं, वो बसपा जो ना कोविड काल में दिखी, ना पिछड़ों के मुद्दों पे दिखी, ना 69,000 शिक्षक भर्ती पे दिखी, तो आपको लगता है कि आप लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? आज भाजपा की बात नहीं हो रही है क्योंकि आप हमारे सहयोगी दल रहे, सवाल तो आपसे ही होगा ना। ठीक है, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी क्या जवाब देना चाहेंगे? तो मैं बताना चाहूंगा कि हम सपा के साथ भी गए थे तो और भाजपा के साथ भी गए थे। उस समय भी गठबंधन पूर्व कुछ शर्तें हमारी थी और कुछ शर्तें दूसरे दलों की थी, जिन्हें एक रूप में दिया जाता है तो उसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं। उसमें हमने जो भी चीजें जुड़वाई थी, जो दूसरी पार्टी ने हमसे जुड़वाई थी, वो एक घोषणा पत्र के रूप में सामने आता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर बसपा हमारी शर्तें मानेगी तभी हम जाएंगे। अभी तक हमने बसपा का दरवाजा भी नहीं खटखटाया है। कई लोग कह रहे हैं कि कुंडी बंद कर दी, अरे अभी तो हमने दरवाजा भी नहीं खटखटाया है, अभी तो हम मिले भी नहीं है किसी से। केवल अपने मन की एक बात कही कि बसपा के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ जाने की बात पर हमने अभी कुछ नहीं बोला है। जो हमारी शर्तें मानेगा, शर्तें क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करना है, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एमए तक सभी लड़के लड़कियों की मुफ्त होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, शराबबंदी का कानून लागू होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा सभी को एक समान मिलनी चाहिए। ये नहीं कि चाहे प्रधानमंत्री जो योजना चला रहे हैं तो उसमें क्या है कि कुछ ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें भी घोटाले सामने आ रहे हैं। कैसे उत्तर प्रदेश के 48 लोग जो मेडिकल इंश्योरेंस था उसका क्लेम जाली कर रहे थे। तो ये इस तरह की चीजें, दलितों पिछड़ों को समान न्याय मिलना चाहिए। आज के डेट में कचहरी परिषद या जेलों में आप चले जाइए या थानों में चले जाइए, कितने लोग वहां पे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है, जो दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित और लोग होते हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ। नौकरियों का हालत ये है कि आज 18 पेपर 20 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 5 साल में, लेकिन कोई भी अभी तक जो भी पकड़े जाते हैं वो सब एक ही विशेष दल से होते हैं।
और उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक तो होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पेपर कल परसों भी एक और लीक हुआ है। हाँ। ठीक, इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो रुकी हुई भर्तियां, चाहे 68,500 हो, 69,000 हो, चाहे 12,300 हो, चाहे बीपीएड की हो, चाहे बाकी चीजें हो, वो हमें पूरी करवानी है। जहां भी जाएंगे, जिस पार्टी के साथ, जब वो सत्ता में आएगी पार्टी, तो वो इनको लागू करेगी। हमारा भाजपा से अलग होना इसी वजह से हुआ था, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट राघवेंद्र समिति की मेरे नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पर बनाई गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया और हम इसी वजह से अलग हुए। उसी समय बना रोहिणी आयोग था, जो इसी बात के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी तो आज तक रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारी दल की कुछ घोषणा पत्र हैं, कुछ उनकी शर्तें होती हैं जब दूसरे दल के साथ जाते हैं जी। नहीं तो आप देखिए, सपा ने किसी को नहीं छोड़ा है उत्तर प्रदेश में। उसने कांग्रेस के साथ भी किया है, उसने बसपा के साथ भी किया है। नहीं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अवसरवादिता का गलियारा है राजनीति। या भाजपा को छोड़ा है, उन्होंने अपना दल से किया, उन्होंने महान दल से किया। सब दल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, बस अपना दल कमेरावादी बचा हुआ है जो अभी उनके साथ है, बाकी सभी दल अलग हो गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि कम से कम आप अगले चुनाव तक तो किसी गठबंधन धर्म को निभाइए। आखिर गठबंधन क्या केवल एक महीने के लिए किया था कि सत्ता में आ गए तो जयेंद्र भाई, तलाक तो राजभर जी मांग रहे थे मीडिया में, बोला था आपके विवेक भाई। क्या आपने गठबंधन इस वजह से किया था कि सत्ता मिलते ही हम 5 साल का गठबंधन कहलाएगा, और सत्ता ना मिले तो 1 महीने के बाद? आप बसपा का देखिए, 1 महीने के अंदर टूट गया। आप कांग्रेस का सपा का गठबंधन देखिए, 15 दिन के अंदर टूट गया। आप महान दल का गठबंधन देखिए, 30 दिनों के अंदर टूट गया। आप हमारे साथ देखिए, 3.5 महीने में गठबंधन टूट गया। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं, या तो आप भी सीखिए गठबंधन धर्म का पालन कैसे होता है, चाहे आप सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। ठीक है जयनेंद्र प्रताप सिंह जी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत भी यही बात कह रहे हैं। सुनिए, राकेश टिकैत जी भी यही कह रहे हैं कि जिधर सत्ता रहती है ओपी राजभर उधर चले जाते हैं। नहीं, आप ये बताइए, राकेश टिकैत जी इतने बड़े ज्ञानी आदमी हैं, उन्हें शायद यही नहीं बताया होगा उनके चेले चपाटों ने कि भैया जब सत्ता में थे तो सत्ता में 1.5 साल रहने के बाद छोड़ के आ गए थे। सत्ता में कहां रहे? बाकी 3 साल, लगभग 3.5 साल तो हम सत्ता से बाहर रहे, और अभी भी हम सत्ता से बाहर हैं। आप बताइए कि आप ग्राम प्रधान को कहेंगी, एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को कहेंगी कि आप अपना पद छोड़ दो, जिला अध्यक्ष का पद छोड़ दो, आप प्रधानी का पद छोड़ दो, कौन व्यक्ति है जो पद छोड़ देगा? वो कहेगा नहीं, हम तो साथ में रहेंगे क्योंकि सत्ता का वरद हमको प्राप्त होगा। हमने ऐसा नहीं। आप बताइए, हम अपनी शर्तें चले, जो चुनाव पूर्व शर्तें लागू करनी थी भाजपा को, वो लागू नहीं कर रही थी। 1.5 साल हो गया था, हम अलग हो गए। आपको ही मैं बताता हूं कि आपकी अगर बातें ना मानी जा रही हो आपके चैनल में, आप अचानक से ऐसे नहीं छोड़ सकती हैं। आप पहले दूसरा सारा देखेंगे कि कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाए, तब मैं इस नौकरी को छोड़ूंगी। नहीं तो अगर आप बातें नहीं मानी जा रही हैं और फिर भी आप टिके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपका अपना हित उसमें लगा होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ जी। ठीक है जयनेंद्र प्रताप सिंह जी। विवेक पांडे जी, देखिए जब चुनाव हुए थे रामपुर और आजमगढ़ में, तभी कहीं ना कहीं ये बात ओपी राजभर ने कही कि एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, हम जमीनी स्तर पर उतर कर काम करते हैं, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी ओपी राजभर खुद कर रहे हैं। तब ये जब मुद्दा उठा, कहीं ना कहीं जब सवाल रखे गए, तब यही बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, यही कहा गया कि वो हमारे गार्जियन के तौर पर हैं, और अब अगर वो कुछ कहते हैं तो बिल्कुल हम सुधार करेंगे जो कमियां सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन ये जो दूरियां हैं सपा और सुभाषपा के बीच, वो लगातार देखी जा सकती हैं कि बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं बयानबाजियों की वजह से। और जब चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक की गई, उसमें नहीं बुलाया गया, उसको लेकर भी नाराजगी एक बड़े तौर पर नजर आई। और फिर भाजपा की तरफ जाना, समर्थन में बताया जा रहा है कि भाजपा पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। हालांकि विवेक पांडे जी, ये बात पहले से भी ओपी राजभर कह रहे हैं कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही है, जितनी इंपॉर्टेंस ओपी राजभर को मिलनी चाहिए थी अखिलेश यादव की तरफ से, वो नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे नवरत्न अखिलेश यादव के जो मिलने तक नहीं देते हैं, अपनी बात नहीं रखने देते हैं, और इसी वजह से जो दूरियां हैं वो इसी वजह से हुई हैं।
हालांकि ओपी राजभर ऐसा नहीं चाहते थे कि गठबंधन पर कोई असर पड़े। जी विवेक पांडे जी। प्रिया जी, ओपी राजभर जी के 17 साल के पुराने साथी थे शशि प्रताप सिंह, जिन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई अपनी नई और ओपी राजभर जी का साथ छोड़ा। जी जी। उनके आरोपों को जरा देखिए, लेन देन से लेकर के परिवार के प्रति केवल संवेदना दिखाते हुए राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। वो समाजवादी पार्टी के तो थे नहीं। और सबसे बड़ी बात समझने की है कि देखिए, गठबंधन जो होता है, एक कहीं ना कहीं जब दो लोग बैठते हैं और आपसी कहीं ना कहीं एक नीति पे विचार विमर्श के बाद कहीं एक मुद्दों पे सार्थकता से पहुंचते हैं, तब जाकर के गठबंधन का धर्म जो होता है वो शुरू होता है। लेकिन गठबंधन का अर्थ ये नहीं होता कि राजनीतिक मनमानियों का दौर शुरू हो जाए, जिसको कि अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया है। आप अगर आज इस बात को गंभीरता से देखेंगी तो हम तो आज भी कहते हैं कि उनको हम वरिष्ठ मानते थे, हैं और वो रहेंगे भी, लेकिन आपकी वरिष्ठ परिपक्वता राजनीति की सड़कों पे, मीडिया में, आलोचनाओं में नहीं झलकनी चाहिए। मैं बार बार उसी मुद्दे पे लेकर के आ रहा हूं, मैं अपने प्रवक्ता भाई को, जैनेंद्र भाई को, कि अगर आप आलोचना करते हैं, जैसे आप जाके तलाक मांग रहे थे मीडिया के सामने, तो भाई अगर आप तलाक मांग रहे थे तो सवाल तो आपके ऊपर उठ रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हम एक क्षेत्रीय दल है, आप भी एक क्षेत्रीय दल है। मुझे लगता है कि कोई जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी की हर बैठक में उसके घटक दलों को बुलाया जाए, जब तक कि आवश्यकता ना हो किसी एक विशेष मुद्दे पे एक साथ आने की। और सबसे बड़ी बात है, मैं अगर यही बात इनसे पूछूं कि आपने कितनी बार अखिलेश यादव जी को इनवाइट किया अपनी पार्टी की मीटिंग में, ये तो कोई तथ्य और तर्क नहीं हुआ ना। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जब हम एक घटक दल के रूप में विपक्ष में एक साथ खड़े हैं, तो हम मुद्दों के लिए खड़े हैं, जनता के लिए, संघर्ष के लिए खड़े हैं। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का हवाला देना कि कभी सम्मान नहीं दिया गया, भाई सम्मान नहीं दिया गया तो आप हमारे साथ कैसे आ गए? सम्मान दिया गया तभी तो आप हमारे साथ भी आए थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी जैनेंद्र भाई से निवेदन करूंगा कि थोड़ा हल्के तर्कों, जैनेंद्र भाई आप बड़े परिपक्व वक्ता हैं, आप हल्के तर्कों से बचिए, क्योंकि राजनीति में आपके दल के लोग तो तर्क करने के लिए बैठे ही हैं। ओपी राजभर जी से लेकर उनके बेटे भी उसी मोड पे चले जा चुके हैं। तो मुझे लगता है हल्के तर्कों से बचते हुए तथ्यात्मक बात करिए। ठीक है, ठीक है पांडे जी। यहाँ पर जैनेंद्र प्रताप सिंह जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। ठीक है, जैनेंद्र प्रताप सिंह जी बात रखिए अपनी। देखिए, चुनाव के समय पहले चरण से ही थोड़ी सी खटास आ गई थी। वो खटास आई थी कि कुछ लोगों को टिकट, जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, उनको ना देके वो अगड़ी जातियों को या केवल MY समीकरण वालों को टिकट दे रहे थे। इसको लेके पहली तो ये खटास आ गई। दूसरी खटास आई कि राज्यसभा के लिए हमें नहीं पूछा गया, ना हमसे बात की गई। अगर हम गठबंधन में हैं तो एक साथ मिलके डिसाइड करना चाहिए था कौन जाएगा राज्यसभा में, कौन नहीं जाएगा। MLC एक टिकट हमको मिलने की बात हुई थी चुनावों से पहले, वो हमको नहीं दी गई, जबकि एक दूसरा गठबंधन हमारे सहयोगी जो है उसको MLC की टिकट, वो राज्यसभा की टिकट दे दी गई और हमें MLC की टिकट के लिए भी नहीं पूछा गया, जिसके ऊपर हमारी शर्त हुई थी। तीसरी चीज, राष्ट्रपति चुनाव के जो यशवंत सिन्हा जी थे राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी, उनका आना था 7 तारीख को। 5 तारीख को हमें निमंत्रण दिया, 6 तारीख को हमें निमंत्रण वापस कर दिया, कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही है, ना वो आ रहे हैं। जबकि 7 तारीख को पूरे मीडिया और आप ही लोगों ने दिखाया कि सपा और रालोद ने मिलकर वहां कार्यक्रम किया और उन लोगों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो यशवंत सिन्हा जी है उनका स्वागत समारोह किया। तो ये कुछ वो है जो हिसाब देते हैं कि हमारा सपा धीरे धीरे हमसे दूरी बना रही थी। और सबसे आखिरी में मैं बताना चाहूंगा, जब MLC का चुनाव हुआ था उसी के अगले दिन से हमने बुरा नहीं माना उस चीज का, उसके अगले दिन से ही हम माननीय धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव प्रचार में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में लग गए थे। मेरे नेता और मेरी पार्टी के 300 पदाधिकारी वहां पे चप्पा चप्पा घूम रहे थे 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में। लेकिन हमने केवल एक बात कही कि अखिलेश यादव जी को भी AC कमरे से बाहर निकल के यहाँ चुनाव प्रचार में आना चाहिए। हालांकि बहुत कम अंतरों से हुई, 8,400 वोटों से 0.9% का अंतर था वोटों में। अगर अखिलेश जी भी आ जाते तो शायद ये सीट 16,800 वोटों से हम जीत भी सकते थे। हमने तो हार के अंतर को कम कर दिया था, लेकिन अखिलेश जी के ना आने के कारण वो हार का अंतर कम हार ही रहा। और वो हार देखिए अकेली सपा की नहीं थी, वो भाजपा की भी हार थी, वो रालोद की भी हार थी, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि हमने अपना सब कुछ सर्वस्व वहां झोंक दिया था, लेकिन आपकी पार्टी में आपके राष्ट्रीय नेता वहां नहीं गए
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां नहीं गए, जबकि दूसरी पार्टी के भाजपा के वहां पे मुख्यमंत्री जी भी आए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए। फिर क्या कि आप सोच रहे थे कि हमें जीत मिल जाएगी, जबकि आप उससे पहले विधानसभा चुनावों में हार चुके थे उसी पार्टी से। ठीक है जयनील प्रताप सिंह जी। शिवेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। शिवेंद्र सिंह जी क्या लगता है, अभी आप भी देख रहे हैं कि ओपी राजभर का जिस तरीके समाजवादी पार्टी से ये तलाक की खबर सामने आई है और उसके बाद बसपा से तवज्जो ना मिल पाना, तो अब एक विकल्प जो है वो बीजेपी का भी बचा हुआ है, तो क्या लगता है शिवेंद्र सिंह जी की कितना समर्थन जो है वो बीजेपी देगी? मैं दोबारा से सुनना चाहता हूँ जी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। शिवेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो खबरें सामने आई, जो तकरार देखने को मिल रही है सुभाषपा और सपा के बीच में, उसके बाद तलाक की बात साफ हो गई, हालांकि उसके बाद बसपा से तवज्जो ना मिल पाना सुभाषपा को, अब एक विकल्प कहीं ना कहीं बचा हुआ है जो बीजेपी है, तो मेरा सवाल आपसे यही है शिवेंद्र सिंह जी कि कितना समर्थन अब बीजेपी जो है वो सुभाषपा को देगी? जी देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाजपा सुशासन की बात करती है और भाजपा सुशासन पर काम करती है, भारत के विकास के लिए काम करती है, प्रदेश के विकास के लिए काम करती है। और इसमें जो कोई भी हमारा सहयोगी बनना चाहता है, और हम तो सहयोगी नहीं कहेंगे, हमारा साथी बनना चाहता है। अभी बड़े भाई कह रहे थे, सपा के वक्ता के रूप में बैठे हुए हैं राजभर जी के लिए कि हमारे सहयोगी रहे। बड़ा शब्दों का बड़ा अंतर होता है, हम तो कहते हैं सहयोगी नहीं रहे, हमारे साथी रहे, है ना। हम साथ की बात करते हैं, दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। और अगर मैं कहता हूं जो भी सुशासन में हमारे साथ आना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके साथ और उसके समर्थन में खड़े हो, निश्चित बात है। दूसरी एक मित्र बड़ा एक आरोप लगा रहे थे कि तर्क संगत बात नहीं कर रहे। आप उम्र में बहुत बड़े हैं और अच्छी पहुंच रखते होंगे सपा के अंदर, तो तर्क की बात मैं आपको कहूं कि आपने जो शुरुआत में ही कहा कि वहां पे जाके योगी जी ने पूजा अर्चना की सचिवालय में जाकर, तो उसके पीछे का तर्क आप सुन लीजिए कि एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर हम उसको मानते हैं, हमारी मान्यता वो मंदिर है, और मंदिर में होता क्या था पूर्ववर्ती सरकारों में, तथ्य है, आप उठा लीजिए, फैक्ट्स हैं। वहां रोजा इफ्तार पार्टियां मनाई जाती थी, मांस परोसा जाता था, बियर पिलाई जाती थी लोगों को। ऐसी जगह जब भी हम कोई पुनीत कार्य करने जाते हैं, सेवा हमारे लिए पुनीत कार्य है, जब हम कोई पुनीत कार्य करने जाते हैं तो वहां निश्चित रूप से वेद मंत्रों के साथ शुद्धिकरण किया जाता है, वो किया गया। रही बात अखिलेश जी की, बार बार बात आ रही, तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि अखिलेश जी जो गठबंधन के आप हमको नियम बता रहे थे, गठबंधन धर्म की बात आप जिनेंद्र भाई जी को बता रहे थे, मुझे लगता है आप अगर सपा में पहुंच रखते हैं, अखिलेश जी के साथ बैठना होता है, तो कभी गठबंधन धर्म आप उनको बताइए। अगर थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको तो, लेकिन एक शब्द है स्वार्थी, और मुझे लगता है अखिलेश जी से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। राजनीति में सच बोलना चाहिए, बोलता हूं, हो सकता है कड़वा लगे। स्वार्थी कैसे, उसके भी तथ्य आप सुन लीजिए, उसके भी तर्क आप सुन लीजिए। जब इनको लगता था कि हम सब मिलके सरकार में आ सकते हैं, तो इन्होंने मायावती जी कौन, जिनके साथ इनके पिताजी ने गेस्ट हाउस कांड किया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने, ये सच है, ये फैक्ट है, ये तर्क है। गेस्ट हाउस कांड हुआ, बचाया किसने, भाजपा के एक नेता ने, नहीं तो उस दिन क्या होता मायावती के साथ, इतिहास जानता है, राजनीतिक लोग जानते हैं, भाजपा के लोगों ने बचाया। खैर उस विषय पर नहीं आता हूं, मैं आता हूं अखिलेश जी पे। जी पहले व्यक्ति हैं, मैंने कहा कि हाथ से भी संतुष्ट नहीं होते, हाथी से भी संतुष्ट नहीं होते, अपने पिताजी से भी संतुष्ट नहीं होते। आप राजनीतिक गठबंधन की बात करते हैं, आप तो पिता पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। आप अपने चाचा का तिरस्कार कर रहे हैं। चाचा से अभी क्या बयान था अखिलेश जी का, मुझे लगता है आपको अवगत कराना चाहिए अखिलेश जी से कि ऐसी बयानबाजी बंद कर दीजिए। और हार का कारण भी जो पुलिस के लोग, सुन लीजिए, जो पुलिस के लोग पूरी व्यवस्था में कोरोना काल में हमारी सेवा में लगे थे, अखिलेश जी के क्या बयान थे, हे पुलिस वालों तुमसे कोई बदतमीजी नहीं हो सकता। इस प्रकार आप उनको अपमानित करने का बात करते हो। राजनीतिक में आप कह रहे भाषा बड़ी अच्छी होनी चाहिए राजनीतिक लोगों के लिए, और आपके नेता ही कहते हैं हम कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ये आपके नेता के बयान है। आपने बसपा से गठबंधन किया स्वार्थ के लिए, डिम्पल यादव जी से पैर भी छुआ दिए, हमारी बुआ हो गई, वही बुआ जिसके साथ आपके पिताजी ने कभी उनके कपड़े फाड़ने का काम किया था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए आपने उनको बुआ बना लिया। डिम्पल यादव जी से उनके पैर छुआ दिए। इधर आप शिवपाल चाचा को मना लेते हैं, आप मेरे चाचा हैं, उनसे भी गठबंधन कर लेते हैं।
इधर आप राजभर जी को भी मनाते हैं और उसके बाद जब सत्ता में नहीं आते हैं तो सबके लिए अशब्द बोलना, सबको अपमानित करना, चाहे वो गांव गरीब मजदूर हो उनको अपमानित करना, देश और सेना में और प्रदेश की सेवा में लगे पुलिस सैनिकों को अपमानित करना, तो ये इनका स्वभाव बन चुका है और ये सपा का चरित्र रहा है जो कभी किसी के साथ रह नहीं पाई है। इन्होंने बसपा का भी तिरस्कार किया, इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, स्वार्थ सिद्ध ना होने पर उसका भी साथ छोड़ा और आज यही राजभर जी के साथ कर रहे हैं। अगर ये सत्ता में आ जाते तो उनको बनाए रखते, लेकिन नहीं आ पाए तो अभी उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर इनका स्वार्थ निकलेगा तो ये पूछेंगे, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, अपमानित करने का काम करते हैं। आज जो ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ राजभर जी किस समाज से आते हैं? दलित पिछड़ों की अगर वो बात रख रहे हैं तो आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके अंदर भूत प्रेत का वास होने की बात कर रहे हैं, उनको पाखंडी पागल साबित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनको साबित करने का। तो इस प्रकार की राजनीति शोभा नहीं देती है। आज से कोई हंसिए नहीं, गंभीर बात है। आप किसी को इस प्रकार अपमानित करेंगे? पिछड़ों का हमने पहली बार जनजाति इस महिला उठाकर राष्ट्रपति बनाया, ये जो विपक्ष की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं आपके लिए विवेक पांडे जी, ये जो सवाल आ रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है शिवेंद्र सिंह जी, ठीक है आऊंगी, ठीक है अखिलेश जी को समझाइए, राजनीतिक परिपक्वता लाएं, राहुल गांधी जैसी हरकतें ना करें। सिंह जी ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर समझदारी लाएंगे और इस प्रकार के बयानबाजी भी बंद कर दें। ठीक है, ठीक कुंडी खोलने वाले लोगों के मुंह से, ठीक है, टोटी खोलने वाले लोगों के मुंह से कुंडी लगाने वाली बात अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार बयानबाजी बंद करवाइए अखिलेश जी से, तो राजनीति में सत्ता आएगी। केशव मौर्य के साथ इन्होंने क्या किया? ठीक है विवेक पांडे जी, ये जो लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल आ रहे हैं आपके लिए कि ये जो समाजवादी पार्टी का पूरा प्लान था क्या कहीं ना कहीं कि अगर सत्ता में आ जाएगी पार्टी तब तो गठबंधन अच्छे से चलेगा, लेकिन अगर सत्ता में नहीं आई तो इसी तरीके से दरकिनार हो जाएगा, क्योंकि यही बात सुभाषपा ने भी कही और यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कह रही है। तो क्या ये प्री प्लान था समाजवादी पार्टी का? आपको याद होगा एक लोकोक्ति कही थी योगी जी ने सदन में, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आज ये सार्थक और सत्य दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि वहां पे इन्होंने मुख्यमंत्री आवास का नाम ले लिया, इन्होंने कार्यालय का नाम ले लिया। मैं कह रहा हूं शुद्धिकरण आवास का हो रहा था क्या? आप अखिलेश जी के घर पे बैठते थे क्या बियर पीने के लिए, या आपके भाजपा के नेता बैठते थे जो आप ये कह रहे हैं कि वहां पे 4 पार्टियां होती थी और वहां पे बियर पिलाई जाती थी? मुझे लगता है कि इस तरह के हल्के तर्क, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस तरह के हल्के तर्क अगर आप कहेंगे, साबित करने की बात, अपमान करने की बात करेंगे, तो मुझे याद है वो दिन भी जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से होने के बाद भी अपने पिताजी के मृत्यु को किस तरीके से राजनीतिक संवेदनाएं हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि नाथ संप्रदाय में जो शामिल होता है वो पहले अपना ही तर्पण करके, अपना ही श्राद्ध करके, उसके बाद जीवन के हर रिश्तों से बंधन मुक्त होकर के नाथ संप्रदाय में शामिल होता है। तो ये आडंबर हमको न दिखाने का प्रयास करें। अगर आप नियम जानते हो, थोड़ा भी शास्त्र सम्मत नियम जानते हो, तो पहले इसका भी पता कर लीजिएगा। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी माताजी को नोटबंदी के समय खड़ा करके एक संवेदना हासिल करने का कार्य किया, आपने उस प्रयोजन को सही सार्थक दिखाने का काम किया, वो दिन भी हमने देखा है। प्रधानमंत्री के परिवार का भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो माफ कीजिए, ये हल्के तर्क और हल्की राजनीति आप हमको ना सिखाइए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं इतनी देर तक बच रहा था कि मैं किसी भी पार्टी के राजनेता या नेता की आलोचना ना करूं या इस तरह के तर्कों से बचूं, लेकिन मैं यही चीज देख रहा हूं कि आज की राजनीति जो है वो अपरिपक्वता के दौर में राजनीतिक शिष्टाचार के मायने खो रही है। क्या हमने मायावती जी से गन पॉइंट पे कोई गठबंधन किया था? क्या कि मायावती जी सहमत हुई तब वो गठबंधन के उसमें आई? जिस तरीके से ये कहते हैं, भाई हमने कम से कम इतना धर्म तो बचाया, राजधर्म जिसको कहते हैं, कि हमने आतंकवादी को ना टिकट दिया, 10 साल का जेल काट करके आया जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी, जिसको ये नगर निकाय के चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाते हैं जम्मू कश्मीर में। आतंकवादी बात पूरी आ जाने दीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देश विरोधी गतिविधि की बात करते हैं ना आप। लश्कर के आतंकवादी को आप मीडिया सेल प्रमुख बनाते हैं जम्मू कश्मीर का चुनाव के समय। पीडीपी, जो कि पीडीपी देश विरोधी, देश को बांटने वाली पार्टी मानी जाती है, उसकी गोद में जाकर के बैठ जाते हैं सरकार बनाने के लिए। चाल चरित्र चेहरा भी साबित कर देता हूं। जिस तरीके से अभी उदयपुर का हत्याकांड हुआ, वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। तो ऐसे कई प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं जिसमें कि आप तो सीधे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है महोदय। याद कीजिए वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी जिसमें कि एक भगोड़ा देश का मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहा था,
आप कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये सारी घटनाएं हुई, बैंकों के एनपीए वाले मामले जितने हैं, भागे किसके कार्यकाल में? लुकआउट नोटिस आपको जारी करके उनको अरेस्ट करना चाहिए था। वो तो चार्टर्ड प्लेन से गए बाकायदा। किसके संरक्षण में गए? विदेशों में जाकर के बयान दे रहे हैं कोर्टों के अंदर कि हमने भाजपा को इतना चंदा दिया था देश छोड़ के भागने के लिए। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, आप ये हल्के तर्कों से समाजवादी पार्टी को रोकने का प्रयास, समाजवादी पार्टी को लांछित करने का प्रयास, अखिलेश यादव जी को अपमानित करने का प्रयास, आरोपित करने का प्रयास, ये जो अक्षम्य प्रयास है आपके, ये सार्थक साबित नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है, इससे आप अपने तर्कों को कमजोर कर रहे हैं। जी जी, मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में परिपक्वता बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी राजनीतिक दल के अगर बड़े नेता के आप ऊपर इस तरह के आरोप लगाएंगे तो आपको आरोप सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो योगी जी आपके बड़े शिष्टाचारी मुख्यमंत्री, बड़े मजबूत मुख्यमंत्री की तरह जो आप इनको प्रधानमंत्री बनाने का प्रिटेंड कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अपने किसी कार्यकाल में एक परीक्षा संपन्न नहीं करवा पा रहा है, वो देश चलाएगा? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। आज जो युवा बेरोजगार सड़क पे लाठियां खा रहे हैं, 9,000 मुझे लगता है कि नागपुर से चले बच्चे पैदल यूपी में अपमानित होते हैं, ये पुलिस की बात करेंगे? मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं, चलिए आइए पुलिस के मुद्दे पे आ जाते हैं। आप ही के नेता थे जो चुनाव के समय मेरठ से रगड़ते हुए सड़क पे ले जाकर के पीटते हुए उनको ले जाने की बात कर रहे थे गाजियाबाद तक। आपको वो नहीं याद होंगे, उनका नाम भी नहीं याद होगा। आप ही के नेता ने वक्तव्य दिया था। आप ही के नेता थे जो घुस करके चौकी में पीटते हैं अपने दल बल के साथ किसी पुलिस के जवान को। आपको नाम नहीं याद होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, नंदकिशोर गुर्जर जाके पता कर लीजिएगा उनका घटनाक्रम। मोहित नाम के सिपाही को पीटा था उन्होंने थाने के अंदर घुस के। लंका की घटना आपको नहीं याद होगी, किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष ने सड़क पे केवल चालान के नाम पे पुलिस को पीट दिया था, बेइज्जत कर दिया था। तो मैं आपको ऐसी 50 घटनाओं का उदाहरण दे सकता हूं महोदय, माफ कीजिएगा। 5 साल से पुलिस सुधार पे काम कर रहा हूं मैं। और ये जो बॉर्डर स्कीम से लेकर हर एजेंडा था पुलिस सुधार का, जैनेन्द्र भाई सामने बैठे हैं, ये शिष्टाचार की बात है कि हम दोनों ने मिल करके इस घटना पे बहुत काम किया है। और रही बात, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, 2019 से बता दीजिए पुलिस के जवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और कितने जवानों ने आत्महत्या की? आपको आंकड़ा नहीं पता होगा, सरकार आपकी है। ठीक है, पुलिस सुधार पे आपने काम ही क्या किया जो पुलिस सुधार की बात करेंगे आप यहाँ बैठ करके? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। हमने तो एम्बुलेंस से लेकर के हमने तो पुलिस हेडक्वार्टर तक बना दिया। हमने तो पीआरवी की गाड़ियां भी हमने खड़ी की वहां पे ला करके, भत्ते बढ़ाने का काम किया। आपने तो पुलिस के भत्ते तक रोक दिए। आपने तो पुलिस को जो सिम वाली घोषणा थी, क्या सिम सबको दे दिए गए? क्या नहीं दिए गए? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, बताइए ना। बॉर्डर स्कीम के नाम पे आप जिस तरीके से राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केवल पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, बॉर्डर स्कीम के कारण कितने परिवार उजड़ रहे हैं आपको पता है? स्टेट वेलफेयर सोसाइटी, स्टेट वेलफेयर क्या होता है? एक लोकतांत्रिक सरकार, राज्य की सरकार किसके लिए काम करती है? परिवारों को बसाने के लिए, नागरिकों को बसाने के लिए। आपने तो पुलिस परिवारों को उजाड़ने का काम किया। 3.25 लाख पुलिसकर्मी अवसाद में जी रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आगरा में एक थाने की जांच की गई, मेडिकल जांच हुई पूरे पुलिसकर्मियों की, 78% से ज्यादा एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन के शिकार पाए गए। पुलिस सुधार की बात करते हैं। 620 करोड़ 600 करोड़ आपने आवासीय अनावासीय भवनों के लिए दिए थे पुलिस सुधार के लिए। कौन सी भवन बने बताइए ना? आपके कानपुर में भवन गिरा, बैरक गिरती है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है, उसमें पुलिसकर्मी घायल होते हैं। आप पुलिस सुधार की बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, बात करने के लिए तर्कों के साथ तथ्यों का भी होना आवश्यक है। जैनेन्द्र भाई के साथ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम विपक्ष में भी स्वीकार करते हैं कि जैनेन्द्र भाई और मैंने व्यक्तिगत रूप से इन मुद्दों पे बहुत काम किया। ठीक है विवेक पांडे जी, लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो सुभाषपा से मैं जुड़ा हुआ आपको जवाब है। इनके सारी बातों का जवाब देना चाहता हूँ, आप समय ठीक है आऊंगी। ठीक है जो उन्होंने जी, ठीक है नहीं अभी सर, ठीक है। लेकिन विवेक पांडे जी, ये जो सुभाषपा का ये जो प्री प्लान वाली चीज है जो सामने निकल के आ रही है, जो लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सुभाषपा खुद यही बात कह रही है कि अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी होती तो क्या गठबंधन नहीं तोड़ती, लेकिन अब वो सत्ता में नहीं रही, नहीं चुनाव जीत पाए, इसलिए ये सब प्री प्लान था पूरी तरीके से। देखिए मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी और शिष्टाचार के साथ बता रहा हूं कि ये सवाल और ये दुविधा अब आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के सामने है। ये कहीं ना कहीं देखिए, हर राजनीतिक दल जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेके आप राजनीतिक गलियारों की बात करिए, जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, ये आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को निर्धारित करना है कि उनको सत्ता के साथ रह करके पुनः अपने पर सब प्रश्न चिन्ह लगवाना है या विपक्ष में अभी भी विपक्ष के साथ आकर के अपने मुख्य राजधर्म की भूमिका का निर्वहन करना है। और मैं अभी भी बड़े शिष्टाचार के साथ यह अनुमोदन करूंगा कि देखिए वो परिपक्व नेता हैं, किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा बनने से बेहतर है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए वो अपना निर्णय लें, क्योंकि ठीक है किसी भी तरह की गांठ जो होती है, देखिए गांठ को सुलझाया जा सकता है, लेकिन गठबंधन धर्म को
सुलझाने का या निभाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि बैठ करके टेबल पे बात करी जाए। ठीक है विवेक पांडे जी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ठीक है नहीं हो विवेक पांडे जी, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो सवाल आपने उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और इसी पर जवाब भी देना चाह रहे थे शिवेंद्र सिंह जी, और इसी पर जवाब भी लूंगी। शिवेंद्र सिंह जी, आखिरी जवाब, ये जो प्रश्न जितने भी उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्या जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, तो शायद शिवेंद्र सिंह जी को आवाज नहीं मिल पा रही है मेरी। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस खास चर्चा में विवेक पांडे जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाषपा से जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खास चर्चा में, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय जनता पार्टी से शिवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जिस तरीके से हमला बोला, सपा सुप्रीमो ने एक कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर के अंदर किसी दल की आत्मा घुसने और झाड़ फूक कराने की बात कही थी, और उसी बयान पर ओपी राजभर ने पलटवार किया है। ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और यह कहा कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वो झाड़ फूक पर विश्वास करता है तो हम समझते हैं कि ये उसके दिमाग का दिवालियापन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखा भी जा सकता है कि विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ ओपी राजभर की खिलाफत कर रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पिछड़े समाज के सभी अति पिछड़े दलित लोग हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लगातार लड़ रहे हैं। जब हम सदन के अंदर अति पिछड़ों पर सवाल खड़ा करते हैं तो उस समय कोई नहीं बोलता। विपक्षी जब सत्ता में आते हैं तो बोल बदल जाते हैं। और आज इसी पर चर्चा हुई जिसमें अपनी अपनी तरीके से सभी पार्टियों ने अपना तर्क रखा, और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, बीजेपी को लेकर भी कई तरह से विपक्ष सवाल उठाया, लेकिन समर्थन की बातें भी सामने निकल के आई कि बीजेपी जो है वो सुभाषपा को समर्थन दे रही है। हालांकि तलाक की बात जिस तरीके से सपा और सुभाषपा में साफ हुई, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।